हेलो क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। राम राम सा खमा गणी। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि जो चीज़ें भी डिटेल अगर हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, अगर हम सीक्वेंस लें भौतिक भूगोल के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो हर पॉइंट्स पे आपको कुछ थ्योरीज मिलेगी, कुछ ऑथर्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसको रिलेट करके हम एक्यूरेट पोजीशन को समझने का जब प्रयास करते हैं तो काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने अप्लाई होती है। तो उसी बेसिस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं पृथ्वी की संरचना से लेकर उसकी भागों तक का अध्ययन हम हमारे भौतिक भूगोल के सिद्धांत में कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमने अभी तक पढ़ी उसका हल्का सा हम ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी, हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो सिद्धांत है, भूगोल का क्षेत्र विषय कहाँ तक सीमित है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने बात की कि पृथ्वी की जो एक्यूरेट स्थिति है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, वो सौर मंडल का हिस्सा किस प्रकार से बना और पूरे सौर मंडल की संरचना और उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़ी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। फिर हमने बात की पृथ्वी की संरचना, तो उसमें हमने देखा कि उसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से निर्मित हुई है और उसके आंतरिक भागों में होने वाली गतिविधियों का प्रभाव हमारे बाहरी क्षेत्र में कैसे रहा, वो भी चीज़ें हमने डिटेल से उसमें डिस्कस किया है। उसमें हम बेसिकली बलों पे बात करते हैं। जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो दो फोर्सेस रहे थे, अंतरजातीय बल और एक था हमारा बहिर्जातीय बल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स ऐसे अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और इसमें जो भी पॉइंट्स हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो टू द पॉइंट और फैक्ट के साथ है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि समरी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो बहुत जल्द हमारे 2 चैप्टर के आ गए हैं। 2 चैप्टर के समरी नोट्स हमारी टेक्निकल टीम आप तक पहुंचा देगी। तो आप जल्दी इससे अपना ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन, और इन क्लासेस को जितना हो सके बेनिफिशियरी लेवल से यूज़ कीजिए और अपनी फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करके उनको भी इस अपॉर्चुनिटी को देने का मौका दीजिए। तो सर अब बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। जैसे मेरी जो टेक्निक रहती है पढ़ाने की, उसमें मैं पॉइंट्स को पहले रिलेट कर देती हूँ, एक बेस तैयार कर देती हूँ ताकि हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आसान हो जाए। तो उसी बेसिस पे हम आज इस चैप्टर को जब बात करेंगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को पहले से इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। अब तक हम उस जो चीज़ें पढ़ी है उसी के रिलेट के अकॉर्डिंग ही हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है महासागरीय और महाद्वीपों का वितरण। पृथ्वी पर जब हम चीज़ें कुछ विजुलाइज करते हैं तो देखिए, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ग्लोब को, मैप को, तो आपको क्या चीज़ें दिखती है। आपको 2 ही चीज़ें पृथ्वी पर दिखाई देती है। एक दिखता है आपको स्थल रूप और एक दिखता है आपको जलीय क्षेत्र, यानी ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। तो ये किस प्रकार से ग्रोथ हुए, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस स्थिति को समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो आंतरिक संरचना को बताता था। इन स्थल रूपों को निर्माण करने में उनकी भूमिका रहती थी, क्योंकि कुछ प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स और जितनी भी प्लेटों का निर्माण हुआ है, इनको प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत भी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कैसे होता है, महाद्वीप का प्रवाह कैसे होता है, महासागरीय सतह कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों को हम हमारे इस अध्याय में गहन अध्ययन करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। देखिए किन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। हमारे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली 11 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, महाद्वीपीय प्रवाह क्या होता है। अब इन सारी स्थिति को हम 2 ही पॉइंटों पे समझेंगे, एक हमारी महाद्वीप यानी हमारा स्थलखंड, एक हमारा महासागर यानी हम ये कह सकते हैं हमारा जलीय क्षेत्र। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या था, यानी महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, उनमें मूवमेंट कैसे हुई, गति कैसे हुई और इन गतियों से किस प्रकार से ये स्थान बने, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इनके पक्ष में क्या क्या प्रमाण रखे गए, उनकी स्थितियां क्या रही, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इनके प्रवाह संबंधी जो बल है, फोर्सेस के बारे में, जैसे ज्वारीय बल है, एक आपका ज्वारीय बल हो गया, एक आपका जो गुरुत्वाकर्षण या उत्प्लवक बल जो होता है वो बल हो गया। तो इन बलों में गति कैसे होती है, मूवमेंट कैसे होते हैं और इन बलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि महासागरीय अधः स्थल की बनावट कैसे बनी, या महासागरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, या महासागर के स्थल के तल का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण किस प्रकार से होता है, कि समुद्र में भी हमने कल पढ़ा था हमारे लास्ट चैप्टर में कि समुद्र में भी स्थिर ज्वालामुखी जो महासागरों में आपको दिखाई देते हैं, या स्थिर
भूकंप की गति दिखाई देती है, जिससे तरंगे जो लहरें होती है, उन तरंगों का प्रवाह जब समुद्र में होता है तो लहरें उत्पन्न होती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे कि सागरीय अधः स्थल का विस्तार कैसे होता है, कि जो समुद्री जैसे महासागर और समुद्रों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि समुद्रों का जल भी कहीं ना कहीं सागरीय तटों का ही क्षेत्र कहलाता है। तो और प्लेट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन प्लेटों में टकराव या उनमें बल, उनमें फोर्सेस कैसे लगते हैं, वो भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे हमारे इस चैप्टर में। उसके बाद हम अभिसारी सीमा और अभिसरण सीमा, इन प्लेट विवर्तनिकियों की जो सीमा का बल लगता है या फोर्सेस जो लगता है, उनकी जो गति की तटस्थ शीतल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इन प्लेटों के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारी होगी भारतीय प्लेट। तो पूरा चैप्टर जो स्टार्टअप कर रहा है वो पृथ्वी की गति के बाहरी क्षेत्रों के बारे में बताएगा आपको, और उसका रिलेशन हमारे आंतरिक क्षेत्रों से भी रहता है। इसीलिए हमारा जो पहला थर्ड चैप्टर था वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से था। उसमें हमने जो चीज़ें देखी, हमने एग्जैक्ट समझा कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आंतरिक संरचना होती है। इनको समझने के लिए हमने 2 बिंदुओं के बारे में जब चर्चा की थी, तो उसी के हिसाब से अब हम हमारे तल के ऊपर में जो महासागर और महाद्वीप उपस्थित है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हमारे चैप्टर की तरफ। देखिए, आपको इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो क्लास को अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा। कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये लिखना चाहिए, तो आप पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठिए और पूरा एक सिंसियरिटी से इसको फॉलो कीजिए। आपके लिए बहुत यूजफुल क्लासेस है, एंड पूरे कोर्स को हम बहुत ही यूनिक और एक डिटेल से और आसान सिंपल वे में समझाने की मेरा प्रयास रह रहा है। तो प्लीज़ इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और डाउट आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरी क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं या आपको समझ में आ रही है। अदरवाइज मैं उस चीज़ को नहीं एनालाइज कर पाऊंगी कि मेरे कॉन्सेप्ट आपको कितने सही लग रहे हैं या कितने यूनिक और कितने बेनिफिशियल आपको लग रहे हैं। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट टाइम टू टाइम डालते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर भी करते रहिए। एंड जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करके ही आगे बढ़िए, ताकि क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट और एक सीक्वेंस बनती रहे। सो हमारा चैप्टर है महाद्वीप और महासागर के बारे में। अगर हम महासागरों की बात करें तो हमारे 5 महासागर हैं, ओशियंस जो हैं हमारे 5 हैं, एंड 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट और महासागर की स्थिति और इनके पोजीशन बात करें तो अर्थ पर, ये हमारा अर्थ है, इस पर 70.08% जो है हमारा जल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवणीय जल बोलते हैं, और यह महासागरीय जल बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये जल हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, और इतने बड़े जल खंड को अगर हम यूज़ नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जल भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि बहुत कम मात्रा का जो जल है वो हमारे लिए एक हम ये कह सकते हैं हमारे लिए उपयोगी जल है। तो ये 70% हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन ये महासागरीय जल है क्योंकि ये खारा जल है, लवणीय जल है। उसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी के स्थल खंडों की, तो पृथ्वी का जो स्थल खंड है वो 29.2%। ये हमारा स्थल खंड है। पृथ्वी के जो स्वरूप है, अगर हम स्थल खंडों की बात करें, पृथ्वी के स्वरूप व स्थल रूप को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं कि पृथ्वी का स्वरूप कैसे बना। क्योंकि जब हम आंतरिक संरचना का बात करते हैं, हमने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। एक था हमारा प्रत्यक्ष सिद्धांत, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो भूकंप है, या फिर अप्रत्यक्ष सिद्धांत की अगर हम बात करें, उसमें भी हमने तापमान, दाब और घनत्व के आधार पर हमने माना था। खनन प्रक्रिया जो होती है, वो खुदाई जो होती है, उससे हमने आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया। जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जो भूकंप आते हैं, उनसे हमने क्या किया था, प्रयास किया था आंतरिक संरचना को समझने का। उसी के बाद जब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर वाले स्वरूप को, स्थल रूप को, तो उसको भी समझने के लिए कई थ्योरीज आई, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी जो पहले से क्या थी, एक गैस का गोला था। इस गैस के गोले में धीरे धीरे अवस्थाएं बदली, तरल से ये ठोस
अवस्था में आया, और जैसे ये ठोस अवस्था में आया टेम्परेचर की वजह से और उसके नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होने लग गया, संकुचन होने लग गया। लेकिन धीरे धीरे इस संकुचन वाले सिद्धांत में भी बदलाव किया गया और एक महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत भी आया। अब ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, उसी से हमारे चैप्टर के पॉइंट्स बनते हैं, उसी से हम ये जानेंगे कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत लाया गया था, सबसे पहले जो हमारा सिद्धांत आया था, इसके आधार पर एक महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत आया। ये सिद्धांत क्या कहता है कि ये सिद्धांत इसके आधार पर ये कहता है कि इनमें स्थिरता नहीं थी, इनमें विस्थापन होता था। विस्थापन इन द सेंस कि ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे गति हुई है। पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ही अलग थी। पहले ये सभी जो थे वो एक जगह पर इकट्ठे थे, लेकिन कुछ ऐसी गति या बल लगा जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ये दूर दूर हो गए। जैसे कि हमने देखा था कि जो निहारिका नेबुला थ्योरीज जो हमने देखी थी, उसमें भी हमने कहा था कि गति लगने की वजह से वो छल्ले टूटकर अलग हुए। तो उन्हीं के गति के आधार पर अगर पृथ्वी की स्थिति की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये कहता है कि इन चीज़ों में क्या हुआ, बदलाव हुआ और ये स्थिर नहीं थे, इनमें विस्थापन हुआ। जैसे कि आपको मैंने एक मैप शो किया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में एक महासागर आ जाता है। देखिए जो स्केचर आर्टिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड का स्केच बनाने का प्रयास किया, उसमें उन्होंने जो डिज़ाइन बनाई और या हम ये कह सकते हैं उनका जो नक्शा था, उसके आधार पर इन्होंने महसूस किया कि अगर हम इनको पजल के जैसे जोड़ने का प्रयास करें तो ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये थ्योरीज रखी गई कि ये एक ही भाग थे और धीरे धीरे इनमें विखंडन हुआ और धीरे धीरे ये टूटकर अलग हुए और इनके बीच में क्या आ जाता है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की स्थिति के आधार पर ये जो इसकी डिज़ाइन अगर हम देखें, आकृति इसकी 8 के आकार की है। इससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। तो इन स्थिति को अगर जोड़ने का प्रयास करें इस महासागर को हटा के, तो ये सभी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। यही हमारा कहलाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब इसको देने वाले, कई थ्योरीज को देने वाले और इसको प्रस्तुत करता जो थे वो बहुत डिफरेंट व्यक्तित्व थे। इसमें बेसिकली जो था, अगर हम बात करें, पहले जो थे अब्राहम ऑर्टेलियंस थे, जिन्होंने 1596 में एक थ्योरी रखी थी। इन्होंने जो थ्योरी दी सेम यही था, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन और जो डिटेलिंग थी वो ज़्यादा उन्होंने बड़ी नहीं बताई। इन्होंने सिंपल से कुछ पॉइंट्स रखे और महाद्वीप को इन्होंने ये कहा कि इन स्थल खंडों का प्रवाह हुआ है और ये स्थल खंड जो वो संकुचन नहीं थे, इनमें प्रवाह की गति उत्पन्न हुई है। इसके बाद एक सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी दी थी एंटोनियो पेलेगिन जो थे 1858 में। उसके बाद जो है 1908, अगर इनसे पहले वैगनर से पहले भी एक पर्सन आए थे, ये पर्सन थे आपके टेलर, जिनकी थ्योरी भी रही थी बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आए थे 1912 में, 1912 में अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहते हैं, उनको हम उन प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड है। पहली चीज़ हम जब पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय प्रवाह, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है। इस पॉइंट्स को हम रिलेट करके कुछ अजम्पशन और थ्योरीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे शॉर्ट नोट्स के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। एंटोनियो जो थे उन्होंने 1858 में एक थ्योरी रखी थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो यूरोप है और उत्तरी अमेरिका के, इन्होंने देखिए इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए स्केचर जो थे, जिन्होंने बहुत स्केच बनाए, मानचित्र निर्माण करता, उन्होंने जब मानचित्र बनाया ना, तो ये चीज़ महसूस की कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो जुड़े हुए थे, इनके बीच में जलीय क्षेत्र आने की वजह से हो सकता है कि ये पहले के भाग रहे हो एक ही। तब इस चीज़ की थ्योरी जब 1858 में कंफर्म करने की प्रयास जब किया था एंटोनियो ने, तो उन्होंने एक चीज़ एनालाइज की कि जो यूरोप के कोयला है और उत्तरी अमेरिका का कोयला है, वो कहीं ना कहीं उसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जो फोसिल्स हैं, जो वनस्पति उसमें पाई गई है। देखिए कोयला कैसे बनता है बच्चों, अब आपको पता होगा कि कोयला हमारा एक क्या है, ईंधन है। ईंधन बनने में बहुत ज़्यादा हज़ारों करोड़ों समय लगता है और बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है पृथ्वी पर। वो चीज़ दब कर सड़े गले पदार्थों के रूप में हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, वही फ्यूल्स होते हैं और ये हमारे जो होते हैं नेचुरल होते हैं और इनका प्रयोग एक बार के बाद हम इनको पुनः प्रयोग में नहीं ले सकते। तो ये जो पदार्थ है, ये कोयला जो पदार्थ था, एक जीवाश्म और एक वनस्पतियों के फोसिल से बना हुआ था। इसको जब देखा गया तो इन्होंने एनालाइज किया कि जो यूरोप का कोयला है और उत्तरी अमेरिका का कोयला है, उसमें जो वनस्पति या जो फोसिल्स पा रहे हैं वो एज इट इज एक ही जैसे हैं।
तो उन्होंने ये इस चीज़ को एज्यूम करने का प्रयास किया और ये कहा कि ये जो वनस्पति है ये समान अवशेषों से बनी हुई है या ये कोयला समान अवशेषों का है, तो हो सकता है इनमें कोई ना कोई अंतर संबंध रहा होगा। तो इस थ्योरी को दिया था किसने? एंटोनियो ने 1858 में। उसके बाद आए थे इंपॉर्टेंट थ्योरी को लेके 908 में टेलर महोदय। इन टेलर महोदय ने क्या किया था? देखिए, अगर आप आधुनिक प्रारंभिक युग को समझने का प्रयास करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो हमने युग देखे थे, टर्सरी युग, आपको पता होगा हमारे सेकंड चैप्टर पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी उसमें एक इंडेक्स दे रखी थी, आपने एनालाइज कीजिएगा। उस इंडेक्स को मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, जो जो युग बने हुए हैं इन चारों युगों को आपको एक बार याद कर लेना है। टर्सरी युग क्या आया था और कैम्ब्रियन युग काल क्या था, मध्यजीवी काल क्या था, तो इन सारी सीक्वेंस एक रहती है। तो इस युग के अंदर कुछ गतिविधियां हुई थी और उसी गतिविधियों के अंतर्गत उन्होंने ये माना कि इन महाद्वीपों का क्या हुआ है, प्रवाह होना शुरू हो गया है। तो टेलर महोदय की जो थ्योरी थी वो 908 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही और इसको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला और इसको महत्वता इसलिए दी गई क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट जो थे कुछ ना कुछ फैक्ट्स थे, लेकिन इसकी नेगेटिविटी अप्रोच भी लोगों ने समझने का भी प्रयास किया था। वो क्या था, उसको हम सबसे पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। टेलर महोदय ने कहा था कि जो टर्सरी युग है उसमें महत्वपूर्ण वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। महत्वपूर्ण वलित पर्वत क्या होते हैं? जो फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि हमारा एंडीज माउंटेन, जैसे कि हमारा एंडीज आपको पता होगा, आपको मैं बता देती हूँ। एंडीज उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दोनों अमेरिकन पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो इनकी पोजीशंस पे जो पर्वत बने हुए हैं उनको हम कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? फोल्ड होता है जब किसी चीज़ पर दबाव लगता है, जब किसी चीज़ पर बल लगता है तो उस बल से कोई चीज़ उभर कर बाहर आ जाती है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखिएगा, आप न्यूज़पेपर एक फ्लो में चल रहा है लेकिन आप उसको फोर्स देंगे तो उसमें घुमावदार एक मोड़दार आकृति बन जाएगी, यानी वो ऊपर उठ जाएगा। वलित पर्वत वही फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं जो फोल्ड होकर बनने का प्रयास करते हैं। यदि कोई अवरोध आ जाता है तो उस अवरोध को वो क्या करते हैं, उस अवरोध के ऊपर वो सरक कर ऊपर की तरफ से वो आकृति बना लेते हैं। तो 1908 में टेलर महोदय ने ये कहा कि जो टर्सरी युग था वो बहुत महत्वपूर्ण युग था क्योंकि उस युग में क्या हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, फोल्डिंग माउंटेन, जैसे कि हमारा एंडीज और हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय हमारा किधर है? अगर हम हिमालय की बात करें, ये हमारे पश्चिम की तरफ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला और रॉकीज पर्वत श्रृंखला पश्चिम की तरफ है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, लेकिन जो हमारा हिमालय है वो हमारा नॉर्थ की साइड है। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस लगते हैं उसके आधार पर बताया और ये एक साथ बने हैं। और बनने की वजह को जानने के लिए क्रिटिसिस काल में चंद्रमा का निर्माण, आपको पता होगा कि जो थ्योरीज हमने पढ़ी थी, चंद्रमा का निर्माण कैसे पढ़ा था। जब हमने पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की तो चंद्रमा की उत्पत्ति की भी बात की थी। ज्वारे बल के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगर आप वो क्लासेस मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उस चैप्टर को भी विजुअलाइज कीजिए क्योंकि सारे चैप्टर एक टू द पॉइंट जुड़े हुए हैं। आप अगर किसी पॉइंट को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको वो थ्योरीज आसानी से समझ में आएगी और उसका कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में सेट होता चलेगा। तो चंद्रमा की उत्पत्ति को लेके जो थ्योरीज रखी थी, बहुत सारी कल्पनाएं रखी थी और इसको पृथ्वी से ही अलग हुआ भाग माना जाता है और स्पेशली प्रशांत महासागर के हिस्से से अलग होकर बना भाग क्या कहलाता है, हमारा चंद्रमा कहलाता है। ये गतिविधि कब हुई थी? ये गतिविधि हुई थी आपकी क्रिटिशियस काल में। क्रिटिशियस समय जो था उस समय ये माना गया था कि जो चंद्रमा का निर्माण है इससे जो प्रशांत महासागर से अलग हुआ तो इस गति से क्या हुआ, इस गति से स्थल खंड में भी गति हुई। इस चंद्रमा के निर्माण से क्या हुआ, इन स्थल खंडों में जो एक जगह पे स्थिर थे उनमें विस्थापन हुआ और इन स्थल खंडों में गति हुई। उस गति की प्रक्रिया से क्या प्रभाव हुआ, उस गति की वजह से चंद्रमा की जो ज्वारीय गति थी, उस ज्वारीय गति की वजह से आपके जो स्थिति है, दो साइड में फोर्स लगने लग गए उन स्थल पिंडों में। कौन कौन से? देखिए, स्थल पिंड जो पहले था वो एक ही जगह पे स्थित था। ये स्थिति को क्या कहा जाता था? इन स्थल रूपों को कहते थे पेंजिया, ग्रेट पेंजिया। यानी जो पूरा स्थलखंड था, जो पूरा एक समूह था स्थल रूप का, जो एक स्थलखंड कहलाता है, उसको हम कहते हैं पेंजिया। और जो जलीय क्षेत्र था वो आपका कहलाता था पैंथालासा। पृथ्वी पर दो ही स्थिति थी, स्थल और जल। तो इन दोनों खंडों को जो महान जो एक ही बल्क में जो चीज़ें थी उसको जलीय क्षेत्र को कहा गया पैंथालासा और हमारे स्थल खंड को कहा गया पेंजिया।
तो ये जो चीज़ थी, इनमें क्या हुआ, एक अगर हम आर्कियन युग की बात करें तो इनमें फोर्सेस लगना, ये स्थिति आर्कियन युग की थी। लेकिन क्रिटिशियस काल में जैसे ही चंद्रमा का निर्माण हुआ, उससे स्थल खंडों में गति होनी शुरू हुई, और इससे क्या हुआ, एक ज्वारीय बल लगने की वजह से दो साइड में गति होती है, एक हमारे पश्चिमी दिशा में और एक हुई हमारी उत्तर दिशा में। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी लास्ट चैप्टर में, एक था हमारा सीएल, एक था हमारा सीमे। मैं आपको वापस याद दिला देती हूँ ये दोनों क्या है। ये देखिए, दोनों पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है, पृथ्वी की भूपरपट्टी या स्थल खंड जो है पतली परत से बनी हुई है। राइट। इस पतली परत की जो सीमा कहलाती है, यह इन स्थल खंडों की जो परपट्टी है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी महाद्वीपीय परपट्टी, एक है हमारी महासागरीय। महाद्वीपीय परपट्टी को हम क्या कहते हैं, जो हमारी किससे बनी हुई है, जो हमारी बनी हुई है सिलिका एल्यूमिनियम से, जिसे हम बोलते हैं Cl। एक है हमारी महासागरीय परपट्टी सी में। Cl और सी में जो महाद्वीपीय और तलीय परपट्टी जो है, वो से हम सिलिका और सीमे बोलते हैं, और इन पतली परतों को दो भागों में बांटा गया था, Cl और सीमे में। तो ये जो बल लगा, ये जो फोर्सेस थे, उत्तरी दिशा और पश्चिमी दिशा में बने, और इन्हीं वजह से क्या हुआ, ये स्थिति ऐसी हो गई, ये दो हिस्सों में बढ़ गया। स्थलखंड आपका कहलाया पैंजिया और आपका पैंथालासा कहलाया जलीय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र स्थलखंडों को दो भागों में बांटा गया। एक था लोरेशिया जो आपका उत्तरी भाग था, और एक था आपका गोंडवाना लैंड। इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता है लोरेशिया को। जो उत्तरी भाग है वो आपका लोरेशिया है। आप प्लीज़ इस टर्म्स को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर हम इसके पॉइंट्स को समझने का प्रयास करें। तो दो चीज़ें जो है, एक स्थिति रखी गई कि जो क्रिटिशियस टाइम था उसमें क्या हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस चंद्रमा के निर्माण की वजह से टेलर महोदय ने ये कहा कि ये स्थिति चंद्रमा के ज्वारीय बल की गति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से एक पश्चिम दिशा की तरफ बल लगा और एक उत्तर दिशा की तरफ बल लगा। इसी वजह से दो चीज़ों में हिस्सा बढ़ गया। पहला हिस्सा जो था वो ऊपर की, अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो एक हमारा हुआ उत्तरी ओर लोरेंसिया, और दक्षिण दिशा की तरफ हमारा हो गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिणी भूभाग था, और लोरेंसिया जो था वो उत्तरी भूभाग, जिसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, मूवमेंट हुआ और उत्तर दिशा में स्थल रूप और दक्षिण दिशा में स्थल रूप बनना शुरू हो गए। और बीच की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा के अलग होने की दिशा से पश्चिम दिशा में भी एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये बल, ये क्षेत्र अलग हो गया, जिसके आज हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखते हैं। और उसी से एक पॉजिटिव एक अप्रोच बनी और उससे इन स्थल खंडों को विभाजित किया गया। देखिए ये स्थिति रही होगी। अगर हम बात करें क्रिटिशियस टाइम में, युग में पश्चिमी दिशा में जो गति हुई, यूरोप से उत्तरी अमेरिका बना और अफ्रीका से क्या बना, दक्षिणी अमेरिका बना। और ये मेडागास्कर स्थिति है और ये हमारे भारत की स्थिति है। क्लियर? पृथ्वी की स्थिति की अगर हम बात करें, पृथ्वी की जो सीमा है, इसके ऊपर जो है, अगर हम ये कहें कि पृथ्वी की जो सीमा है, इसे हम ये पृथ्वी के नीचे वाली सीमा जिसे हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, यानी तरल अवस्था में है। एक है हमारी लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है वो हमारी ठोस अवस्था में। तो एक ऐसी बल और ऐसी गति लगती है कि इन दोनों की जो हमेशा ये चीज़ रहती है, और ये एज्यूम्शन किया जाता है कि एस्थेनोस्फेयर जो है,
एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर एक तरल अवस्था है और लिथोस्फेयर एक ठोस अवस्था है। तो ये होता है कि जो तरल अवस्था है हमेशा उसमें क्या करती है, लिथोस्फेयर उस पर गति करती है या फिसलती है। इस घर्षण की वजह से ही क्या हुआ है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। और ये एक गति, एक बल जो है, इसका अंतर विरोध किया था वैगनर ने, और इन्होंने दो ही थ्योरीज को प्रेजेंट करके अपने ही अंतर संबंधों में क्या कर दिया था, कॉम्प्लिकेशंस ला दिया था, जिसकी वजह से वैगनर की थ्योरी कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच में चली गई। वो क्या थी उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी पॉइंट में। आप सबसे पहले ये समझिए कि टेलर महोदय ने ज्वारीय बल के बारे में बताया और क्रिटिसिस युग में जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उसी के आधार पर पृथ्वी के स्थल खंडों को दो भागों में बांट दिया। पहला जो था आपका पेंजिया, जो आपका स्थलखंड कहलाता था, उसके दो भाग हुए। एक था हमारा लॉरेंसिया, लॉरेंस जो था वो आपका लॉरेंसिया यानी जिसे हम अंगारा लैंड बोलते हैं, जो हमारा उत्तर की तरफ था, और गोंडवाना लैंड हमारा दक्षिण का क्षेत्र था। क्लियर। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं पृथ्वी की स्थिति, तो एस्थेनोस्फेयर और लेथोस्फेयर की जो अवस्था रहती है उसमें घर्षण होने की वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ, और क्रिटिसिस युग में पश्चिम और उत्तर में गति होने की वजह से क्या हुआ, आपके हिमालय और रॉकीज एंडीज पर्वत बने। तो इनमें पश्चिम दिशा में जो चंद्रमा की गति हुई, देखिए ये पोजिशन, ये पोजीशन जो अगर हम देखें तो जो चंद्रमा की गति थी, इस गति की वजह से पश्चिम दिशा पर भी एक फोर्स लगा, और इसकी वजह से हमारे क्या बने, पर्वत बने, रॉकीज, एंडीज, एक हमारा हिमालय, उत्तर की साइड हमारा बना हिमालय, और बाकी दो पर्वत बने हमारे रॉकीज और एंडीज। तो ये स्थिति रही थी। फिर आए वैगनर महोदय। ये थ्योरी जो थी वो टेलर की थी। अब हम वैगनर महोदय की थ्योरी पे बात करेंगे। हालांकि टेलर महोदय का ही उन्होंने समर्थन किया था, और यही सारी चीज़ों को वापस रिलेट करके कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इसमें डाले थे। इसमें क्या था, ये क्योंकि वैगनर जो महोदय थे, अल्फ्रेड वैगनर, वो जलवायु विशेषज्ञ थे, और जलवायु के आधार पर उन्होंने एक चीज़ को एज्यूम किया कि डरबन जो क्षेत्र था, पहले इसको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में माना गया, लेकिन अभी डरबन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और वहाँ पे हिमोड की स्थिति जो पाई गई थी, यानी हिमानी जो बर्फ की जो चीज़ें हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव, देखिए ध्रुवीय क्षेत्र आपको पता होगा बच्चों, अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ध्रुवों की तरफ क्या होती है, ध्रुवों की तरफ आपका तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, माइनस में होता है टेम्परेचर। तो ये स्थिति अगर हम डरबन क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने एक चीज़ एनालाइज की कि डरबन जो है अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। लेकिन पहले की अगर इसकी पोजीशन समझी जाए, क्योंकि वहाँ पर हिमोड क्षेत्र पाए गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को एज्यूम करने का प्रयास किया कि यहाँ पे ये पोजीशन कैसे हो सकती है, या तो एक थ्योरी रख सकते हैं कि कटिबंध बदले गए हो, यानी पहले कटिबंध उष्ण रहा होगा फिर शीत रहा होगा। लेकिन अगर हम सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति का समझने का प्रयास करें तो कटिबंध कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि सूर्य की जो ITC-Z जो बनता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन जो बनता है, वो ITC-Z की स्थिति कभी मूवमेंट नहीं करती, या उसको हम निगलेक्ट करके चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो तापमान, हमारा टेम्परेचर या जो कटिबंध क्षेत्र जो हम बना रहे हैं वो हमारे नहीं परिवर्तित हो सकते। बदलता क्या है, बदलता हो सकता है कि क्षेत्र ही बदले हो। ड्यू थ्योरी जब रखी जाती है तो इसमें ये चीज़ कॉन्सेप्ट रखा जा सकता है कि थ्योरी कहाँ बदली जा सकती है, थ्योरी बदली जा सकती है आपके स्थल खंडों में। तो वैगनर महोदय ने ये एज्यूम किया कि अगर डरबन की स्थिति अभी उष्णकटिबंधीय है और पहले की स्थिति में अगर इसका दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में माना जाता है, तो हो सकता है कि वो स्थान एक दूसरे से अलग होके या एक दूसरे से दूर होके इन क्षेत्रों में बदलाव किया गया हो। यानी ये क्षेत्र हो सकता है पहले यहाँ पे था, लेकिन कुछ बदलाव की वजह से ऊपर खिसक गया हो और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चला गया हो। तो इस स्थिति को, या ध्रुवीय क्षेत्र से नीचे खिसक के ये इस कटिबंध क्षेत्र में आ गया हो, तो इस स्थिति को वैगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वैगनर महोदय का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना गया है। और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में भी ये बहुत सही अपनी तार्किक स्थिति को बताता है। तो इसमें क्या कहा गया था, उन्होंने कहा
कि जो स्थलखंड है उनमें क्या होता है, दो टाइप के बल लगे होंगे। एक बल हो सकता है आपका विषुवत रेखे की तरफ और एक बल था आपका पश्चिमी, जो कि टेलर महोदय ने भी यही कहा था कि ज्वारीय बल जो लगा था चंद्रमा का, उसका पश्चिमी हिस्सा उधर हुआ और उत्तरी हिस्सा ऊपर की तरफ खिसक गया, जिसकी वजह से आपको लोरेंसिया और लोरेंसिया और गोंडवाना अंगारा लैंड की स्थिति आपको दिखाई देती है। तो इसी आधार पर एक दो बल लगते हैं। एक होता है विषुवत रेखीय बल में कौन से बल लगे थे, एक था आपका गुरुत्वीय बल, एक था उत्पालक बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अच्छे से पता होगा, उसको आकर्षित करती है वस्तु को। उत्प्लक बल ये होता है कि जैसे कि कोई नीचे के सिरा है या ऊपर के सिरे से भी बल लगता है, जैसे कि हम किसी बकेट में मग डालते हैं तो वो मग ऊपर की तरफ टेढ़ता हुआ भरी हुई बाल्टी में वो भी टेढ़ता है, लेकिन जब तो ये ऊपर से भी फोर्स लगता है और नीचे से भी फोर्स लगता है, उस बल को हम बोलते हैं उत्पालक बल। और उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा बल लगा था, वो ज्वारीय बल था। ज्वारीय बल कौन सा होता है वो आपको पता होगा। आपने चंद्रमा की स्थिति देखी होगी, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, मून, सन और ये हमारा अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है, अर्थ की जो पोजीशन है ऐसी होती है, तो आपने ज्वार भाटा सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आप 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आज भी होंगे। तो ये ज्वार भाटे जो होते हैं वो कैसे उड़ते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो उसकी वजह से जो बल जो पृथ्वी का जल है उसकी जो स्थिति है, तीनों की जो मूवमेंट चेंज होते हैं, गति करता है ये तीनों। और चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग है, प्रशांत महासागर से जो बना है, उसकी स्थिति अगर ऐसी रहती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल जल को, पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण की वजह से वहाँ पे क्या होती है, लहरें उड़ती है। उन्हीं लहरों से क्या होते हैं, ज्वार बनते हैं, और बड़ी बड़ी लहरों को ही ज्वार दीर्घ ज्वार कहा जाता है। लघु ज्वार भाटा और दीर्घ ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं। इनकी स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से तय की जाती है, और उसी समय समुद्र में, महासागरों में बड़ी बड़ी लहरें उड़ती है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये जो ज्वारीय बल होता है वो पश्चिमी फोर्स लगा था, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि एंडीज और रॉकीज पर्वत बने थे। अब इनके बिंदु क्या थे, एक ही देखिए, जिग्सॉ फिट जो है, जिग्सॉ फिट क्या होता है कि इनको कैसे माना गया। इनमें अगर हम पोजीशन देखने का प्रयास करें, देखिए अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे ही जाते हैं, ये देखिए जिगजैग, अगर हम इसको जोड़ें, उसे ही जिगजैग कहते हैं। इसको जोड़ने का जब हम प्रयास करेंगे तो ये एक पजल के रूप में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये पॉइंट्स कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि पर्वत क्रमों में क्या पाई जाती है, एक समानता होती है। पर्वत जो क्रम बनते हैं वो एक दूसरे की समानता पाई जाती है, और जीवावशेष में क्या पाई जाती है, समानता होती है। यानी जो फोसिल्स पाए गए थे, जैसे कि हमने देखा था कि जो लास्ट थ्योरी रखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि यूरोप और अफ्रीका के जो कोयले हैं, उन कोल में जो फोसिल्स पाए गए हैं, जो जीवावशेष पाए गए हैं, वो एक जैसे ही हैं। तो इस थ्योरी से भी ये बनता है कि कहीं ना कहीं इन स्थलखंडों में जुड़ाव रहा होगा। दूसरा, पर्वतों के क्रमों में समानता, जैसे कि जो भी पर्वत बने हैं, उत्तर दिशा में जो पर्वत बने या दक्षिण दिशा में, उनके कालक्रम में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। तो उसकी वजह से भी हम ये मान सकते हैं कि एक दूसरे से हो सकता है ये जुड़े हुए थे। और एक जिगजैग सोफिट, ये तीन बिंदु इंपॉर्टेंट है और इन थ्योरी को इम्प्लीमेंट कराने में, कि पृथ्वी का और इन स्थलखंडों का या महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपों की स्थिति कैसे बनी। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, एक बेस बन जाएगा चैप्टर को समझने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इसकी पीपीटी आपको इसकी पूरी फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ऐप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।